हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 का जो केमिस्ट्री का ऑल इम्पोर्टेंट सूत्र कौन कौन सा है और कितना सूत्र है, उन सभी सूत्रों को हम देखेंगे। तो आज वही देखने वाले हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का ऑल इम्पोर्टेंट सूत्र। देखिए, यदि आप इन सभी सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से आप हल कर लेंगे। जो होता है केमिस्ट्री में वो फार्मूला बेस ही आता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। इसलिए हम जब सूत्र आसानी से याद कर लेंगे ना, तो हम जब सूत्र याद कर लेते हैं तो हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेते हैं। क्लास 12 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्लास 12 के अकॉर्डिंग क्या आता है, हमें नॉर्मल ही न्यूमेरिकल आता है केमिस्ट्री में। इसलिए हम जब सूत्र याद कर लेंगे तो हम आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। हाई लेवल में जाएंगे तो जेईई में और नीट में आएगा हाई लेवल का। इसी सूत्र पर हाई लेवल का आता है, लेकिन 12 में जो होता है उतना हाई लेवल का इस जो सूत्र होता है उस पर नहीं देता है। वो फार्मूला बेस ही होता है, थोड़ा इधर उधर घुमा कर देता है। इसलिए जब हम सूत्र याद किए होते हैं तो हमें न्यूमेरिकल की कोई टेंशन नहीं होती। हम न्यूमेरिकल को आसानी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए सूत्र हो जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप सूत्र नहीं याद कर लेंगे तो आप न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम होगा, और जो उसका डेफिनेशन होगा उस डेफिनेशन को भी आप आसान बनाने के लिए उसको आप सूत्र याद करना पड़ेगा। यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं तो जो डेफिनेशन होता है, नियम होते हैं, उस नियम का जो डेफिनेशन होता है उसको आसानी से हम याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र देखेंगे आज। तो देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑल इम्पोर्टेंट सूत्र देखेंगे। ऑल फार्मूला है। अब देखिए पहला फार्मूला सबसे पहले आएंगे तो क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत आता है और आयतन प्रतिशत आता है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या आता है, विलेय का भार बटा बिलियन का भार इंटू 100 हो जाएगा। देखिए यदि आप इन सबको यदि आप पढ़े नहीं हैं तो हम विशाल लर्निंग एकेडमी पर जाएंगे तो आपको इन सभी का सॉल्यूशन, सभी का वीडियो मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ से अच्छे से अच्छे शब्दों में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप यदि आप इसका देखिए, यदि आप ये पढ़े नहीं हैं तो विशाल लर्निंग एकेडमी पर जाएंगे तो आपका इन सभी जो है मोलरता, आयतन, द्रव्यमान, पीपीएम, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन सभी का राउल्ट का नियम जो भी सब कुछ है चैप्टर नंबर 1 में, सब ऑल जो नियम है, जो परिभाषा है, उन सभी को हम हल करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो विशाल लर्निंग एकेडमी पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको आसानी से इस सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100। ये तो अब विलेय का आयतन बिलियन का आयतन, ये तो बहुत बार आयतन और द्रव्यमान प्रतिशत किए होंगे, ये क्लास 11th में भी था। अब इसलिए आएंगे मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोलरता को, क्या आएगा विलेय का मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो विलेय के मोल क्या होता है, WA/MA होता है। तो WA/MA लिख लेंगे, क्या हो जाएगा WA/MA इंटू जो आयतन है वो यहाँ पर क्या है लीटर में है, तो उसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000/V हो जाएगा। और देखिए मोलरता क्या हो जाएगा, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को कैपिटल M से। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा WA/MA हो जाएगा इंटू 1000/W भी क्या हो जाएगा ग्राम में, ये द्रव्यमान है तो ग्राम में हो जाएगा। और देखिए WA क्या है, हमें विलेय का भार है, WA इसमें भी दोनों क्या है विलेय का भार है, और MA क्या है इसमें भी दोनों में से में विलेय का अणु भार है। यानी जो विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, विलयन में विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं तो उसका ही क्या है हमारा अणु भार है, और W क्या है विलायक का भार है। और देखिए यहाँ से पार्ट्स पर मिलियन ppm आता है, एक सूत्र आता है यहाँ पर ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कणों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो विलेय के कणों की अणुओं की संख्या या विलेय के कणों की कुल संख्या या विलेय के अणुओं की कुल संख्या बटा बिलियन में कुल अणु जितने होंगे उसकी संख्या, यानी विलेय के कणों की संख्या बटा बिलियन के कणों की संख्या इंटू 10⁶ यानी 1 मिलियन, यानी पर मिलियन बोला है ना, यानी 10⁶ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात हो जाएगा। और देखिए नॉर्मलता पाएंगे तो नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम में तुल्यांकी भार। और मोलरता में क्या होता था, विलेय के मोलों की संख्या होती थी, इसमें क्या होता है विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार नॉर्मलता में
में होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है तुल्यांकी भार। तब विलेय का आयतन, विलयन का आयतन जो मोलरता में होता था उसमें भी नॉर्मलता में भी आयतन ही होगा और मोलरता में भी आयतन ही होगा मोलरता में, अब विलयन का आयतन हो जाएगा। और देखिए विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार हो जाएगा। ग्राम में भार WA बटा तुल्यांकी भार हो जाएगा इंटू, जब आयतन को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 डिवाइड करेंगे तो 1000 क्या चल जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो 1000 बटे A भी हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई आया, एक शब्द आया ई क्या है हम बताया अभी, तुल्यांकी भार है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार 3 चीज़ों का निकाला जाता है, अम्ल का, क्षार का और लवण का। यही तो हमें यौगिक होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं या लवण होंगे। इन तीनों का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। तो देखिए ई बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। अब अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, अम्ल का अणु भार। जैसे कोई भी अम्ल है HCl हो गया तो HCl का अणु भार और इसका जल अपघटन कराएंगे ना, तो जल अपघटन कराएंगे तो H पर धन और Cl पर माइनस में टूटेगा, H पर धन और Cl पर माइनस में टूटेगा, यानी धन आयनों के विस्थापित हाइड्रोजन, विस्थापित हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं, यहाँ पर छूट गया है, क्या लिख लेंगे, विस्थापित हाइड्रोजन आयन। तो क्या हो जाएगा, विस्थापित हाइड्रोजन आयन। तो किसने हाइड्रोजन आयन विस्थापित हुए हैं, 1, यानी 1 से डिवाइड कर देंगे इसका अणु भार, HCl का अणु भार निकाल कर उसमें 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ई का अम्ल का HCl का क्या निकल जाएगा, हमें तुल्यांकी भार निकल जाएगा। इसी तरह देखते हैं ये HCl हो गया, उसी प्रकार हम H2SO4 देख लें, H2SO4 इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2H पर धन प्लस SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा। और देखिए अम्ल का अणुभार यानी H2SO4 का अणुभार निकालेंगे, अणुभार ऊपर रखेंगे अंश में, और विस्थापित हाइड्रोजन आयन यानी विस्थापित हाइड्रोजन आयन, आयन तो एक है लेकिन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 आयन देता है और 2 हाइड्रोजन 2 आयन, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमें H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए क्षार के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो क्षार के लिए क्षार का अणुभार, जैसे यहाँ पर ये हटा देना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए क्षार का कैसे निकालेंगे, तो क्षार का देखते हैं क्या होता है, NaOH। तो अब NaOH का हम जल अपघटन कराएंगे तो Na पर धन प्लस OH पर माइनस में टूटता है। अब देखिए NaOH का जब निकालेंगे तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, क्षार का अणुभार यानी NaOH का अणुभार बटे विस्थापित OH पर माइनस आयन, यानी विस्थापित OH पर माइनस आयन कितने विस्थापित हुए हैं, 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ई तुल्यांकी भार NaOH का पता हो जाएगा। और देखिए इसी तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा। अब इसी का जल अपघटन कराएंगे तो NH4 पर 1 धन होता है और OH पर क्या होता है, 1 माइनस होता है, यह होता है ना, NH4 पर क्या होता है, 1 धन होता है और OH पर 1 माइनस, यह वियोजित हो जाता है। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इस NH4OH का पूरे का अणुभार निकालेंगे और अणुभार को ऊपर रखेंगे और विस्थापित OH पर माइनस आयन, यानी OH पर कितना आयन विस्थापित हुआ है, 1 आयन, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, NH4OH का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। और देखिए लवण का देखेंगे, जिसको हटाते हैं, ये तो समझ गए होंगे, अम्ल और क्षार समझ गए, आप लवण देखेंगे तो लवण क्या होगा, लवण मान लीजिए NaCl है, तो NaCl का जल अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Na पर धन प्लस Cl पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब ई क्या निकाले हैं, लवण का अणुभार बटे धनायन या ऋणायन की संख्या, यानी लवण का अणुभार यानी NaCl का पूरे का अणुभार रखेंगे यहाँ पर, धनायन या ऋणायन की संख्या, या धनायन की संख्या लिखो या ऋणायन की संख्या लिखो, या आप पर डिपेंड करता है किसकी लिख रहे हैं। तो धनायन का लिखेंगे तो भी 1 है, ऋणायन का लिखेंगे तो भी 1 है, यानी कोई एक ही लिखना है, दोनों का ऐड करके मत लिख देना, ये गलत हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए हमें क्या लिखना है, किसी एक का, या धनायन लिखो या ऋणायन की संख्या लिखो, वही हमारा क्या हो जाएगा, धनायन या ऋणायनों की संख्या। दोनों का सेम ही होता है संख्या, या धनायन रखो या ऋणायन रखो, मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे देखते हैं एक और Al2SO4 का होल थराइज हो जाएगा, तो इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2Al पर 2 धन, 2Al पर 3 धन प्लस 2SO4 पर 3SO4 पर
2 माइनस हो जाएगा, 3SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइज हो जाएगा, यानी 2Al पर 3 धन हो जाएगा, और SO4 यहाँ पर 3 है ना, तो 3SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विस्थापित आयन क्या है, एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम 3 देता है, एक एल्युमिनियम 3 देता है, तो 2 एल्युमिनियम कितना देगा, 6 याद देगा, यानी इसमें आयनों की संख्या भी 6 है इसमें। और देखिए SO4 कितना 2 ग्रहण करता है, एक SO4 2 ग्रहण करता है, तो 3 SO4 6 ग्रहण करेंगे, तो इसका भी 6 आयन है, इसका भी 6 आयन है, या ऋणायन से भाग दो या धनायन से भाग दो, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो Al2SO4 का होल थ्राइज का क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे, और धनायन या ऋणायनों की संख्या दोनों का 6 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो Al2SO4 का होल थ्राइज है उसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। आई होप तुल्यांकी भार आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। तो अब चलिए इसके आगे आएगा 7 नंबर, मोल प्रभाज आएगा। मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, देखिए मोल प्रभाज विलेय का निकाला जाता है और विलायक का। कुल प्रभाज विलयन के लिए कुल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज कितना होता है, विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों को जब जोड़ देते हैं तो उसको 1 के बराबर आता है। तो किसी विलयन के लिए कुल मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी विलयन के लिए मोल प्रभाजों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1 से ना अधिक होगी ना कम होगी। यदि 1 से अधिक आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है, यानी कितने होगी, 1 होगी। क्या हो जाएगी, मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज XA क्या हो जाएगी, Na बटा Na प्लस NB, ये तो बहुत बार पढ़े हैं हम। अब विलायक के मोल प्रभाज क्या हो जाएगी, XB बराबर NB बटा Na प्लस NB हो जाएगा, यानी A का निकाल रहे हैं तो A ऊपर होगा, B का निकाल रहे हैं तो B ऊपर होगा, और हर में तो दोनों का सेम ही है ना, क्योंकि मिश्रण होता है, पूरे मिश्रण का क्या हो जाए, मोलों की संख्या हो जाएगी। Na पढ़े हैं विलेय के मोलों की संख्या, और NB क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए अभी यहाँ पर लिख चुके हैं ना, विलयन का कुल मोल प्रभाज, तो विलयन का कुल मोल प्रभाज क्या होता है, XA प्लस XB, यानी 2 ही हमें अणु मिला है ना, विलेय है और विलायक है, यानी दोनों के क्या हो जाएगा, हमें मोल प्रभाजों की संख्या क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये हम आसानी से इसको, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसमें मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बोले विलेय और विलायक का, तो हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे, विलेय का निकालो और विलायक का मोल प्रभाज निकालो, और दोनों का जब ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आ रहा है, यानी आंसर सही है। 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत है। आई होप आप सब कुछ यहाँ से समझ गए होंगे। अब चलिए चलेंगे, यहाँ तक क्या हो गया, हमारा हो गया कितने, 7 नंबर तक। तो चलिए देखते हैं, मोल प्रभाज तक हो गया। तो अब देखेंगे हेनरी का नियम। तो देखिए हेनरी का नियम क्या होता है, P बराबर KH इंटू क्या होता है, XG होता है। यहाँ पर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, गैस के आंशिक दाब, जो उसमें गैस घुली होती है द्रव में, उसका क्या है, आंशिक दाब। गैस द्वारा लगाया गया जो दाब है विलयन पर, वो है हमारा P, और KH क्या है, एक हेनरी स्थिरांक होता है। और देखिए स्थिरांक है, फिर भी प्रत्येक गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। और XG क्या है, यहाँ पर गैस के मोल प्रभाज है, क्या है, गैस के मोल प्रभाज है। अब यहाँ से देखेंगे, आगे देखेंगे 9 नंबर, राउल्ट का नियम। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट इंटू XA बराबर P एब्सोल्यूट, और XA क्या है हमारा, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा पूरे मिश्रण में मोल, तो Na प्लस NB हो जाएगा। अब जब यहाँ पर विलायक निकालेंगे, P बराबर P एब्सोल्यूट इंटू XB हो जाएगा, यानी विलायक के लिए हम दाब निकाला है ना, विलायक पर लगने वाला दाब। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट इंटू XB हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट तो इस तरह रहेगा, और विलायक के मोल प्रभाज को हम क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटा पूरे मिश्रण में मोलों की संख्या है, तो Na प्लस NB हो जाएगा। अब P बराबर क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, P एब्सोल्यूट क्या है, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अभी बताया ना क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। XA क्या है हमारा, XA क्या है, विलेय के मोल प्रभाज, और XB क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। और ये Na और NB तो जान जाएंगे, Na क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और NB विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा। अब इसके आगे आएंगे, 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर 10 नंबर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 11 नंबर आएगा। देखिए 10 नंबर क्या है हमारा, प्रासरण दाब है।
तो प्रासरण दाब क्या आ जाएगा, पी या पाई से दर्शाते हैं, दोनों से दर्शा सकते हैं, पी बोलो या पाई बोलो दोनों एक ही है। तो मान लीजिए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। सी माने क्या होता है सांद्रता, आर माने गैस स्थिरांक और टी माने ताप हो जाएगा। पी बराबर सी को हम सांद्रता को क्या लिख सकते हैं, एन बटे भी लिख सकते हैं, यानी मोलों की संख्या बटे आयतन। भी को उसे लिखेंगे पी वी बटा एन आर टी। ये और ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको और इसको याद रख लीजिएगा। पी बराबर सी आर टी और पी वी बराबर एन आर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी बराबर क्या है, सांद्रता या मोलारता भी बोल सकते हैं, और आर क्या है, गैस स्थिरांक जिसका मान 0.083 या 831 होता है। टी क्या है, यहाँ पर टी क्या है, हमारा तापमान है। भी क्या है, आयतन। यहाँ पर मान आयतन दिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आयतन क्या है, लीटर में हो ना कि मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया होगा, जो सवाल करते हैं उसमें मिलीलीटर में दिया होगा, तो उससे क्या करेंगे, लीटर में चेंज करके करेंगे। यहाँ पर एन बराबर क्या होते हैं, विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोल। अब इसके 11 नंबर आएंगे क्वथनांक का में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, टी बी एस माइनस टी बी ओ। यानी देखिए क्वथनांक में उन्नयन, या उन्नयन मतलब क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफ्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफ्रीजन। तो क्या हो जाएगा, टी बी एस यानी बॉइलिंग पॉइंट, एस यानी सॉल्यूशन का क्या है, क्वथनांक, सॉल्यूशन का क्वथनांक, और माइनस जो विलायक है विलायक का क्वथनांक। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन एवं मोलालता में अब संबंध देखेंगे। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी और मोलालता में संबंध, यानी ये क्या है मोलालता, और के एफ क्या है हमारा समानुपाती जो मोलल अवनमन, मोलल उन्नयन क्या है स्थिरांक है। तो के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू एम हो जाएगा बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए। मोललता का सूत्र पढ़े हैं ना, डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा एम ए इंटू डब्ल्यू बी हो जाएगा ग्राम में। देखिए यहाँ पर के एफ क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार है, एम ए क्या है यहाँ पर एम ए क्या है, विलेय का अणु भार है, डब्ल्यू बी क्या है विलायक का भार, टी ओ बी है क्या है, टी ओ बी क्या है विलायक का क्वथनांक है, और टी वी एस क्या है विलयन का क्वथनांक है। देखिए इसके 12 नंबर आएंगे। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी ओ एफ माइनस टी एस एफ हो जाएगा। और देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आप सही भी करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर घटाने कहाँ से है, जब उन्नयन आएगा तो विलयन के क्वथनांक में से क्या घटाएंगे, विलायक का क्वथनांक घटा देंगे, विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा देंगे। जब अवनमन आएगा तो विलायक के क्वथनांक में से विलयन का क्वथनांक घटाएंगे, यानी विलायक के क्वथनांक में से क्या घटाएंगे, विलयन का क्वथनांक। बस ये स्टेप आप याद रखिएगा दोनों। यही थोड़ा सा इसमें गलतियां हो जाती है, माइनस को हम इधर उधर लिख देते हैं, इसको कभी इधर इसको कभी उधर, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर टी ओ एफ क्या है, विलायक का हिमांक है, टी ओ एफ क्या है विलायक का हिमांक, और टी एफ एस विलयन का हिमांक है। और हिमांक में अवनमन एवं मोलालता में संबंध पढ़े हैं हम, इसमें से सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर विशाल लर्निंग एकेडमी पर देख सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम मोलालता हो जाएगा, और मोलालता का सूत्र पढ़े हैं डब्ल्यू ए इंटू एम ए हो जाएगा इंटू 1000 बटे डब्ल्यू बी हो जाएगा। ये तो आपको पता है डब्ल्यू क्या है, एम ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, और के एफ तो पता ही है मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब उसके आएंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जब दो द्रव मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं तो उनका कुल वाष्प दाब, मान लीजिए जो द्रव है उसमें द्रव है तो दो द्रव है ए और बी, मान लीजिए पहला द्रव ए है दूसरा द्रव बी है, यानी दोनों द्रव मिलकर एक आदर्श विलयन ही बनाते हैं। तो उन आदर्श विलयन जो बना है उसका कुल वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, यानी दोनों द्रवों के वाष्प दाबों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल क्या हो जाएगा, वाष्प दाब निकल जाएगा। तो हम पढ़े हैं कुल एक द्रव के लिए वाष्प दाब, अभी पढ़े हैं यहाँ पर कौन सा नियम, जो यहाँ पर क्या है राउल्ट का नियम, अभी पढ़े एक द्रव के लिए वाष्प दाब राउल्ट का नियम पी एब्सोल्यूट इंटू एक्स ए, तो वहीं पे लिखे पी एब्सोल्यूट इंटू एक्स ए, और पी बी के लिए क्या लिखे पी एब्सोल्यूट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। तो यही यहाँ पर पुट कर दिए। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये कैसे आया। जगह 13 नंबर चलेंगे, ये क्या आएंगे यहाँ पर 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या हो जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म एवं में 1/2 का गुणांक 1/2 गुणांक आई का प्रयोग करने पर। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, हिमांक में अवनमन,
हिमांक में अनुमान हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब का अनुमान हो गया। ये सब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म ही है। इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन है, यानी 4 है। कौन, क्वथनांक में उन्नयन पहला, हिमांक में अनुमान दूसरा, वाष्प दाब का अनुमान तीसरा, परासरण दाब चौथा। ये चारों क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। आप याद रखिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म में 1/2 गुणांक का प्रयोग करने पर, तो 1/2 गुणांक का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले परासरण दाब देखेंगे। तो परासरण दाब क्या हो जाएगा, P बराबर ICRT। परासरण दाब का हम सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या होता है यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए CRT पढ़े हैं, तो इसमें I लगा देंगे तो बस हमारा क्या हो जाएगा, परासरण दाब में 1/2 नियम का हम प्रयोग कर लेंगे, I को हम लगा देंगे पहले ही। तो यहाँ पर ये समझ गए। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या आएगा, डेल्टा टीवी बराबर I इंटू KB हो जाएगा। देखिए क्वथनांक का उन्नयन हम पढ़े हैं यहाँ पर, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर KF इंटू M हो जाएगा, स्मॉल m। तो KF इंटू स्मॉल m KF। ये देखिए KF है ना, यहाँ पर KB लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर ना फ्रीजिंग पॉइंट है F है, तो इसलिए यहाँ पर KB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इंटू KB। I से बस गुणा कर देना है, I इंटू KB इंटू मोललता, तो मोललता है। हिमांक में अनुमान, इसमें भी I से गुणा ही कर देना है, यानी तीनों आप समझ गए होंगे। क्वथनांक, हिमांक और परासरण दाब में हम जो 1/2 गुणांक होता है उसका कैसे प्रयोग करेंगे। और देखिए 1/2 गुणांक आखिर होता क्या है, जैसे कोई भी हमारे लवण दे दिया, हमें लवण दे दिया, वैद्युत अपघट्ट दे दिया या लवण, इस यह किस पर लागू, आई का मान जो कार्बनिक रसायन होती है उस पर लागू नहीं होता है। जो वैद्युत अपघट्य होता है, जल में डालने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, उन पर ही यह क्या होता है, आई का मान हमें लागू होता है। तो देखिए मान लीजिए NaCl है, यह क्या एक वैद्युत अपघट्य है, जल में डालेंगे तो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो आई का मान हमें कैसे ज्ञात कर लेंगे, जो धनायन और ऋणायनों की संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, आई का मान हो जाएगा। तो देखिए NaCl है, Na पर धन और Cl पर माइनस में टूटेगा, यानी धन पर 1 और Cl पर 1, तो यानी 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 क्या हो जाएगा हमारे 1/2 गुणांक I का मान हो जाएगा। तब यही लिखे हैं, जल अपघटन से प्राप्त धनायनों और ऋणायनों की संख्या का योग ही हमें क्या कहलाता है, 1/2 गुणांक कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसी तरह देख लीजिए Al2CO3 है, क्या है Al2CO3 का होल थ्राइज। तो अब देखिए एल्युमिनियम और CO3 को, एल्युमिनियम कार्बोनेट को जब जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, Al पर 3 धन निकलेगा और CO3 पर 2 माइनस निकलेगा, यानी Al पर 3 धन 3 ये और 2 वो, 3 2 5, यानी 5 आयन है, यानी यहाँ 1/2 पूर्णांक का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आप आसानी से सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम और परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अनुमान, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। और जो इससे पिछली वाला कराए ना, उसमें मोललता ये 2 इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको आप याद रख लीजिएगा, कितना ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये तो आप याद रख लेंगे, यहाँ से 5, और जो इससे पहले कराए उसमें मोललता और मोलरता 5 और 2 7, ये 7 इम्पोर्टेंट है सूत्र। आप इन 7 को हमेशा याद रखिएगा जब तक पेपर आपका कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि कोई भी पेपर होगा आपको उसमें इन सब से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर में ही केवल क्या है, न्यूमेरिकल है, बाकी कोई में भी हमें न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये थोड़ा सा ही सूत्र है केमिस्ट्री में, वो उसको आप याद रख लेते हैं तो न्यूमेरिकल को आप आसानी से हल कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अगले आने वाले वीडियो है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।